हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके ही यूट्यूब चैनल स्टॉक एसेट इन्वेस्टमेंट में स्वागत करता हूं। वेलकम टू साई फैमिली। दोस्तों, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हो, अल्टीमेट गाइड टू इन्वेस्ट इन योर 20s टू 60s। बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें 20 साल में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और 60 साल में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं कुछ दिन पहले एक बंदे से बात कर रहा था, वो काफ़ी बुजुर्ग थे। वो मेरे पास आए और बोलते हैं कि बेटा, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या मेरे रिटायरमेंट के जो पैसे मिले हैं क्या मैं इसमें लगा दूँ। तो बड़ा मैं अचंभित रह गया कि इन्हें किसने सलाह दे दी ये वाली बात। वहीं कुछ मुझे यंगस्टर मिलते हैं, वो कहते हैं मैं अपना पैसा एफडी में डाल दूं कि मेरी सेविंग हो जाए। ठीक है, तो या फिर मैं कुछ लोन ले लूं। ये सब बातें वो मुझसे करते हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं आज इस वीडियो के माध्यम में कि आपको कहाँ अपनी उम्र के हिसाब से कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिमिलर ही प्लान फॉलो करना चाहिए। देखिए, क्या होता है ना, जब हम 60 साल के होते हैं ना, तो हमारा अपनी जिम्मेदारियों से निकल जाते हैं। और वहीं हम 20 साल में होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी अलग होती है। तो हमें अपने अपने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान रखने चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेमैन समझाने की कोशिश करूं, देखिए क्या होता है। क्या हुआ, जैसे आप जिम में जाते हो, जिम में आप 100 किलो का वेट उठाते हो। अगर आप यंग हो तो 20 25 22 साल के लड़के हो तो आप 100 किलो को उठाने की कोशिश करो। वहीं 60 साल का बंदा जिसमें बुजुर्ग हो चुका है, उसके कैल्शियम की कमी हो गई, बीमारी हो चुकी, वो अपनी खाली फिटनेस पे ध्यान दे रहा है। तो दोनों के डिफरेंट गोल होते हैं, लाइफ के हिसाब से गोल डिफरेंट होते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट होती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना कुछ समय मुझे दीजिए और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको अपनी एज के हिसाब से कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमारी लाइफ का नॉर्मल बजट रूल होता है 50 30 20। अब 50 30 20 जिन दोस्तों को नहीं पता है, मैं उनको बता देता हूँ वो क्या होता है। अब मैं बात करूँगा बजट रूल के बारे में, जो मैं पहले से डिस्कस करा था। 50% आपका अपने खर्च कीजिए नीड्स पे, जैसे लोन भरना है आपको, आपको गाड़ी की किस्त देनी है, या फिर आपको बिजली का बिल देना है, या बच्चों की फीस देनी है, घर का राशन लाना है, वो 50% में इंक्लूड होता है। 30% वो होते हैं, यार मान लीजिए आपको आईफोन लेना है, फ़ोन के साथ साथ आपको क्या कहते हैं शूज़ लेने हैं, या फिर आपको नई गाड़ी में जाना है, अपग्रेड होना है, तो वो 30% में रखिए। 20% आप सेविंग में रखिए। 20% सेविंग में मतलब समझ रहे हैं, यानी अब मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो 5,000 रुपये आप अपने दैनिक खर्चों में यानी 50% उसमें खर्चे में रखिए, लोन और उन सब चीज़ों में। 30% यानी 3,000 रुपये आपको वॉन्ट्स के लिए, मतलब जो आप अपना जीवन जीना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सेविंग करें, आप अपना जीवन भी जिए, तो आप अपना उसमें रखिए कि मान लो को फ़ोन लेना है या जो भी लेना है वो आप अपनी वॉन्ट्स में रखिए। 20% आप अपनी सेविंग में रखिएगा। सेविंग मतलब कि आप फ्यूचर के लिए सेव करके रखें। मान लीजिए इस समय कोरोना चल रहा है या कोई बीमारी आ जाए तो आप उस पैसे को यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि आप सेविंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं सेविंग के लिए। क्या कह रहे हो आप? ये तो मैं पता है, स्टॉक होता है, इक्विटी होता है, एफडी होता है, एनपीएस होता है, गोल्ड होता है, रियल एस्टेट होता है, यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तुम क्या नया बता रहे हो? नहीं नहीं भाई, थोड़ा रुको, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपको अपनी एज के हिसाब से चूज़ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी अगर एज 50 साल है तो भी आप उसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे या एफडी में इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ पे करना है वो आपको बताता हूँ, रिस्क के साथ आपको इनकी ग्रोथ भी बताता हूँ, किसमें कितनी ग्रोथ मिलती है। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप अपना पैसा स्टॉक और म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो डेफिनेटली आपको रिटर्न 10 से 20% मिलती है, मगर इसमें रिवॉर्ड और रिस्क दोनों हाई होता है। क्योंकि स्टॉक म्यूचुअल फंड में जैसे जैसे आपकी एज होती है, आपको इसमें टाइम देना पड़ता है, आपको एकदम से पैसा नहीं मिल सकता। अगर मिलेगा भी तो लक बाई चांस, और लॉटरी लग जाए तो बात अलग है, वरना आपको इसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों हाई है। एफडी में क्या है, आपको एनुअली, जैसे स्टॉक में था 10 से लेके 20% मिलता है, वहीं एफडी में 5 से 6% बैंक के हिसाब से मिलता है आपको। गोल्ड में ईयरली 30 40 साल का एवरेज देखेंगे तो 10% का है। रियल एस्टेट में भी सिमिलरली 10% का एवरेज है 30 से 40 के हिसाब से। एनपीएस आपको 10% देता है। अब जो बात करते हैं एफडी में क्या है, लो रिस्क लो रिवॉर्ड। लो, अब गोल्ड में क्या है, लो रिवॉर्ड और हाई रिवॉर्ड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। मगर इसमें जो गोल्ड में बात कर रहा हूँ, मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि वहाँ पे आपको 2.5% गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है और जो गोल्ड का प्राइस होता है उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। सपोज आज 100 रुपये का आपने गोल्ड लिया तो उस पर 2.5% 5 साल तक गवर्नमेंट देगी, और 2.5 5 साल के बाद जो गोल्ड के प्राइस होंगे वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपको मेकिंग चार्जेस और टैक्सेस में रिबेट मिल पाए। फिर आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में जैसे 10% है, और इंडियन लोग मोस्टली रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो सेफ साइड रहना चाहते हैं। मगर वो भूल जाते हैं रियल एस्टेट में, जहाँ वो 5 से 10 साल या 20 साल घर के में देते हैं, वहीं स्टॉक और म्यूचुअल फंड में वो रोज़ चेक करते हैं और उसी की वजह से वो बेचते हैं और डर के मारे पैसे का नुकसान कराते हैं। अगर आप भी उसको
5 से 10 साल या 20 साल देंगे तो वो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है। मगर खैर हम लोग की सोच ऐसी है कि हम थोड़ा सेफ साइड चलते हैं, तो इसलिए हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आता है नेशनल पेंशन स्कीम, तो वहाँ पे भी आपको क्या है 10% आप लगाइए, लो रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है, मगर इसका भी एक टाइम है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपकी अगर एज 20 साल है या 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, तो कहाँ पे आपको पैसा रखना चाहिए, ये मुझे जो लगता है। देखिए मैं एक और आगे पॉइंट जाने से पहले एक और बात बता दूँ आपको। देखिए रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड और स्टॉक के बारे में पहले बता देता हूँ। रियल एस्टेट जैसे जैसे कुछ ज़मीनें हमारे शहर में अच्छी जगह होती है तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, और कहीं गांव में होती है सस्ती होती है। वैसे ही स्टॉक का भी होता है कि कुछ कंपनियां अगर अच्छी होंगी तो वो रिटर्न अच्छा देंगी, और उसी हिसाब से कुछ कंपनियां बेकार होंगी तो वो रिटर्न कम देंगी। तो ये दोनों डिपेंड है कि आप कौन सी जगह चूज़ करते हैं। ऐसा नहीं पर्टिकुलर टाइम पे आपको हमेशा सिमिलर रिटर्न मिलेगी, ठीक है। मैं इसलिए वापस आपको दोहरा रहा हूँ। देखिए अगर आप 20 साल के हैं, आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आपकी जिम्मेदारी अभी कुछ दिन बाद है, तो आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए स्टॉक और म्यूचुअल फंड में। अगर आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आप कोई डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड में कीजिएगा, ठीक है। मगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपके पास समय है 60 साल तक का, 40 साल हैं आपके पास, तो आप अपना पैसा स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप में डालिएगा। अब जिनको स्मॉल कैप नहीं पता, मिड कैप और लार्ज कैप नहीं पता, मैं बता देता हूँ। ये वो कंपनियां हैं जिनका साइज़ पैसों के हिसाब से, मार्केट कैपिटल के हिसाब से डिफर करता है। स्मॉल कैप में वो कंपनी आती हैं जो 5,000 करोड़ से कम की होती हैं। लार्ज कैप में वो वाली होती हैं जिनका 20,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट होता है। मिड कैप में वो वाली होती हैं आपकी 5,000 से लेके 20,000 के बीच में, और वैसे ही इनकी रिस्क प्रोफाइल होती है। स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है, लार्ज कैप में थोड़ा कम होता है, मिड कैप में मॉडरेट होता है। तो आपको अभी आपके पास एज है तो आप स्मॉल कैप में 35% रखिए, लार्ज कैप में 20% रखिए, मिड कैप में 35% रखिए। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो ऐसे ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आप अपना फ्यूचर में पैसे बचा सकें। अब 20 से लेके 30 साल तक आप ऐसे ही मस्त करिए जब तक आपके बच्चे नहीं हो रहे या फिर जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ नहीं रही है शादी तक के लिए। अब नॉर्मली जब शादी हो जाती है 30 के बाद, ठीक है, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो आप क्या कीजिए 10% स्मॉल कैप में डालिए, लार्ज कैप में 25% डालिए, मिड कैप में 30% डालिए। क्योंकि आप लार्ज और मिड कैप में इसलिए शेयर बढ़ा रहे हैं और थोड़ा चेंज कर रहे हैं स्मॉल कैप से, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ हो, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, बच्चे आ गए हैं, ठीक है। और जो बचा हुआ अमाउंट है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिएगा। गोल्ड मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, और किसी गोल्ड में आपको राय नहीं देता, आपको कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मान लीजिए आपके बच्चे बड़े हो गए, 40 साल में आपके बच्चे 10, 12 या फिर उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी आ जाती है। मोस्टली लोग 45 साल तक ही पैसा सेव कर पाते हैं, क्योंकि उसके बाद बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई, उन सब की फीस, उन सब के खर्चे आ जाते हैं, तो बंदे इतना सेव नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, स्टॉक, गोल्ड और एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक में कौन से जाना चाहिए आपको, मिड कैप में जाना चाहिए, लार्ज कैप में जाना चाहिए, एनपीएस में नेशनल पेंशन स्कीम में जाना चाहिए, क्योंकि अब आप 40 साल के हो गए, आपको अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, तो आप 20% उसमें डालिए और गोल्ड में 35% चलने दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आपके देखिए स्मॉल कैप का जो रिस्क था वो खत्म हो गया। अब आप अपनी रिस्क प्रोफाइल मेंटेन कर रहे हैं, स्टॉक से थोड़ा कम होते जा रहे हैं, और आप जो सेफ सिक्योर जहाँ पे है वहाँ पे रिटर्न पे जा रहे हैं, जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे रिवाइंड कर लीजिए फिर से। और अब बात करते हैं जब 50 साल के हो गए, तो अब क्या करना है आपको भाई, स्टॉक, गोल्ड, एनपीएस ही चलना है, मगर अब आपको क्या है ना, लार्ज कंपनी में डालना है, क्योंकि आप आपको और सिक्योर होकर चलना है। गोल्ड में 35% चल लीजिए, एनपीएस में 30% चला दीजिए, क्योंकि आपको रिटायरमेंट का टाइम पास में आ रहा है और आपको और पैसे चाहिए, ठीक है। अब आप 60 साल के हो गए, अब आप 60 साल में यहाँ कर सकते हैं, रियल एस्टेट में आप एक शॉप ले लीजिए या फिर कोई बिजनेस खोल लीजिए जहाँ पे आपका डेली रूटीन बन जाए। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ना इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है। जो डेली जॉब करता है वो अगर जॉब पे नहीं जाएगा वो परेशान होता है, उसको हो जाता है, उसकी बॉडी साइकिल डिफरेंट हो जाती है। तो एक शॉप ले लीजिए छोटी सी, जहाँ सुबह शाम उसको खाली ओपन कर लें, भले ही वहाँ पे फोटो स्टेट के काम करिए, मगर आप वो करेंगे ना तो आप खुश रहेंगे। और इस टाइम के 20 से लेकर 50 तक आपने खूब अच्छा पैसा कमा लिया होगा, आपको नीड नहीं है और पैसे कमाने की, आप उस लाइफ को एंजॉय कीजिए। अब आपको मेरी बात अगर समझ में आ गई हो कि 20 साल पे आपको क्या करना चाहिए, 30 साल में क्या करना चाहिए, 40 साल में क्या करना चाहिए, और वीडियो पसंद आई हो तो इस लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू।